कहानी एक ऐसे लड़के की जिसका नाम लिन फैंग होता है। 10 साल पहले उसकी जानलेवा बीमारी की वजह से उसके फैमिली वालों ने उसे शाओलिन मंदिर में अकेला छोड़ दिया, ये सोचते हुए कि वो तो वैसे ही कुछ दिन के अंदर मर जाएगा। लेकिन वहाँ के गुरु जो कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे, उन्होंने लिन फैंग को न केवल उसकी जानलेवा बीमारी से उसे ठीक किया बल्कि उसे ताकतवर और काबिल बनाने के लिए जादुई शक्तियों की कठोर ट्रेनिंग भी सिखाई, जिस वजह से वो बहुत ही कम समय में ग्रेट डिवाइन फॉर्म की तकनीक भी सीख गया और आज भी वो अपने गुरु के बताए गए तरीके के अनुसार ट्रेनिंग कर रहा होता है। गुरु ने उसे कहा होता है कि उसे हर दिन ग्रेट डिवाइन फॉर्म टेक्निक का यूज करके पहाड़ पे हमला करना होगा, इसीलिए आज भी वो अपने हथेली का यूज करता है और पहाड़ पे हमला करता है। लेकिन पहाड़ पे कुछ भी नहीं होता है और तभी यहाँ पे उसकी सीनियर सिस्टर आ जाती है, जो कि उसे बताती है कि शाओलिन मंदिर में कुछ लोग आ गए हैं जो कि गुरु और बाकी शिक्षकों को परेशान कर रहे हैं, इसलिए मास्टर ने तुम्हें बुलाया है। अब ये सुनकर तो लिन फैंग डरने लगता है, क्योंकि वो अब तक नहीं जान पाया था कि वो कितना ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए वो जाने से और लड़ाई करने से डरा होता है। लेकिन सीनियर सिस्टर उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। उसके जाते ही पहाड़ पे जो उसने हथेली मैजिक का यूज किया होता है, उसकी वजह से पहाड़ टुकड़ों में टूट जाता है। फिर जब ये दोनों वापस से शाओलिन मंदिर में आते हैं, तब वो देखते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक ही बूढ़ा पर्सन है जो कि इनके सीनियर ब्रदर को भी बुरी तरीके से चोट पहुंचा दिया है। वो बूढ़ा इंसान तो इन सभी को हराने के बाद बहुत ही ज्यादा हंस रहा होता है। वो कहता है कि यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है जो उसे हरा सके। तभी मास्टर लू फैन को देख लेते हैं और उस बूढ़े को चुनौती देने लगते हैं और कहते हैं कि मेरा सबसे अच्छा शिष्य अब तुम्हारे सामने है और वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लू फैन जब बूढ़े इंसान को देखता है तब वो डर जाता है और अपने मास्टर से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो इसके साथ ऐसा ना करे, वो उनके साथ लड़ नहीं सकता है। लेकिन मास्टर क्योंकि लू फैन की शक्तियों के बारे में जानते थे, इसलिए वो उस बूढ़े को अपनी बातों से उकसाने की कोशिश करने लगते हैं कि ये लड़का उनके सामने बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, वो तो इसके सामने चींटी के बराबर है, एक लड़की के बराबर है। ऐसी ऐसी बातें करके वो बूढ़े को उकसाने लगते हैं, जिस वजह से बूढ़ा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने ड्रैगन मैजिक का यूज करने लगता है और अपने आप को बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली करता है और उसके बाद वो लू फैन पे हमला करने जाता है। लू फैन वो उस बूढ़े की शक्ति को देखकर इतना ज्यादा डर जाता है कि वो अपनी बचाव के लिए उसका सामना नहीं करता है, बल्कि डर के मारे वो अपने दोनों हाथों से अपने आप को कवर करने की कोशिश करता है। लेकिन बस इसके इतना करने से उसकी जो बुद्धा फार्म की मैजिकल टेक्निक होती है हथेली वाला, वो एक्टिव हो जाता है और उसके हाथ से एक ऐसी हथेली निकलती है जो कि बूढ़े को इतने जोर से मारती है कि बूढ़ा आसमान में हजारों किलोमीटर दूर जाकर आसमान में ही गायब हो जाता है। और लू फैन को इन सारी चीजों के बारे में पता ही नहीं चलता है, लेकिन मास्टर सारी चीजें जानते हैं, इसीलिए वो सबको यहाँ से जाने के लिए कहते हैं और सीनियर ब्रदर से कहते हैं कि वो जाकर अपना हुलिया ठीक करे। इस तरीके से जब सभी यहाँ से चले जाते हैं, तब वो लू फैन को समझाने लगते हैं और कहते हैं कि देखो अब तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए हो, तुम्हें अभी और भी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए और अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहिए। ये सुनकर वो कहता है कि आखिर मैं कितना ज्यादा मेहनत करूँ। फिर वो अपनी मन ही मन कहते हैं कि तुम जानते नहीं हो कि मैंने तुम्हें कितना ज्यादा शक्तिशाली बना दिया है, अगर मैं इसके बारे में तुम्हें बता दूं तो तुम अपना अभ्यास करना ही छोड़ दो, इसीलिए मैं तुम्हें इस तरीके से ट्रीट करता हूँ। ऐसा मास्टर सोच रहे होते हैं, तभी उनके कपड़े पे एक मक्खी आती है, जिसे लिन फैन देख लेता है और इसे हटाने के लिए अपने हाथ का यूज करके उसे मारने वाला होता है। मास्टर इसे देखकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक देर हो चुकी होती है। लिन फैन ने अपना हाथ उठा दिया होता है और जैसे ही उसका हाथ मास्टर के चेस्ट पे लगता है, मास्टर उसके फोर्स से कई मीटर दूर जाते हैं, दीवार से टकराते हैं और उनके मुंह से ब्लड आने लगता है। दूसरी तरफ लिन फैन को इसके बारे में पता नहीं होता है और वो उस मक्खी से बात कर रहा होता है। दूसरी तरफ मास्टर उसके हमले को सहने के बाद वो सोचते हैं कि अगर ये लड़का पहाड़ पे और कुछ दिन रहा और गलती से उसने किसी और पे ऐसा काम किया तो वो इंसान तो मर ही जाएगा, इसीलिए सेफ्टी के लिए वो सोचते हैं कि उसे अब इस पहाड़ से नीचे चले जाना चाहिए। और तभी लिन फैन की नजर मास्टर पे जाती है, तब वो देखता है कि मास्टर तो उसके पास खड़े नहीं है, वो तो पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए वो भागते हुए उनकी मदद करने के लिए जाता है। लेकिन मास्टर उसे अपनी मदद करने से रोकते हैं और सोचते हैं कि पता नहीं ये कब क्या कर देगा। और इसके बाद वो उसे सोचते हैं कि आखिर वो क्या करे कि जिनसे ये इसका पीछा छोड़ दे। थोड़ी देर सोचने के बाद वो उसे कहते हैं कि तुम्हें अब पहाड़ से नीचे चले जाना चाहिए ताकि तुम दुनिया का एक्सपीरियंस ले सको। कुछ ही दिन के अंदर मार्शल किंग कंपटीशन होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसमें पार्टिसिपेट करो। ये सुनकर तो लिन फैन मना करता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है, इसलिए वो जाने से मना करता है। लेकिन मास्टर उससे सोचते हैं कि अगर ये यहाँ पे रहता है तो वो उसे और भी ज्यादा परेशान करेगा, इसलिए वो उसे कहते हैं कि अब तुम दोबारा अपना चेहरा मुझे तभी दिखाना जब तुम उस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज लेकर आओ। ऐसा कहते हुए वो झूठ मूठ का गुस्सा करते हुए उसके सामने से चले जाते हैं। अब लिन फैन सोच रहा होता है कि वो तो कुछ नहीं सीखा है, आखिर वो इस तरीके से अपने पेरेंट्स के सामने जाता है तो उसके पेरेंट्स उसके बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन फिर भी उसे पहाड़ से नीचे तो उसे जाना पड़ता है। सबसे पहले वो अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए अपने घर पे जाता है, जहाँ पे दरवाजे पे ही उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम जैन होता है। लिन फैन जैसे उसे देखता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि वो उसकी फियांसी होती है। लेकिन उसकी फियांसी जैन उसे पहचानती नहीं है और वो उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि भिखारी हो, बाहर आओ, अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। तब लिन फैन उसे समझाता है कि वो कोई भिखारी नहीं है, वो तो लिन फैन है और वो उसे शादी का कार्ड भी देता है। लेकिन जैन उस शादी के कार्ड को फाड़ देती है और कहती है कि अब हम दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है, क्योंकि अब मेरी लाइफ में कोई और है और अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। और तभी यहाँ पे लिन हुजू आता है, जो कि लिन फैन का छोटा स्टेप ब्रदर होता है, जो कि यहाँ पे आते हुए उसे बताता है कि अब ये तुम्हारे फियांसे नहीं बल्कि मेरी फियांसे है। और तभी यहाँ पे लिन की स्टेप मदर भी आ जाती है। तीनों को ऐसा लग रहा था कि ये तो 10 साल पहले मर गया
किया, लेकिन अचानक से इस तरीके से अपने आंखों के सामने देखकर इन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये लिन फैमिली की संपत्ति की वजह से ये यहाँ पे आया है, इसलिए किसी को भी इसके बारे में पता चले उससे पहले ही अपने गार्ड सबको बुलाकर यहाँ से इसे भगाने के लिए कह देते हैं। गार्ड भी यहाँ पे आ जाते हैं उसे लेकर जाने के लिए, लेकिन तभी यहाँ पे मिस्टर लिन आ जाते हैं जो कि अपने बेटे को देखकर उसे पहचान लेते हैं। इतने सालों के बाद अपने बेटे को जिंदा सही सलामत देखकर काफी खुश होते हैं और उसे घर के अंदर लेकर जाते हैं। ये देखकर सौतेली माँ को डर हो जाता है कि कहीं मिस्टर लिन सारी प्रॉपर्टी और सब कुछ अपने बड़े बेटे लिन फैन को ना दे, इसीलिए दोनों के बीच में वो गलतफहमी क्रिएट करना स्टार्ट कर देती है और झूठे झूठे इल्जाम लिन फैन के ऊपर लगाने लगती है। ये देखकर तो मिस्टर लिन अपने बेटे की बात सुने बिना उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और सौतेली माँ से माफी मांगने के लिए कहते हैं, जिस पर लिन फैन माफी मांगने से मना कर देता है और अपने पिता से कहता है कि आप कितने बड़े बेवकूफ हो, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आपको इस परिवार का हेड किसने बना दिया, आप बिना दोनों साइड की बात सुने मुझे माफी मांगने के लिए क्यों बोल रहे हो। इस बात से पिता को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो दोनों बेटों का कंपैरिजन करने लगते हैं और कहते हैं कि बताओ तुम वहाँ पे 10 साल रहकर क्या सीख कर आए हो, तुम्हारा भाई तो यहाँ पे रहकर काफी सारी चीजें सीख लिया है और तुम यहाँ पर बदतमीजी करना सीख कर आए हो। ये सुनकर वो भी बताना चाहता था कि उसने क्या सीखा है, लेकिन वो कुछ नहीं बता पाता है क्योंकि उससे ऐसा लगता है कि वो सारी चीजें अभी अधूरा सीखा है, इसलिए वो शांत हो जाता है। ये सुनकर उसके पिता उस पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि बताओ तुम्हारे मास्टर कौन है। ये सुनकर फैन इस बार अपने मास्टर का नाम लेने जा रहा होता है, लेकिन वो फिर से रुक जाता है और सोचता है कि उसके मास्टर तो इतने ज्यादा ताकतवर हैं, अगर इन लोगों को पता चलेगा कि इतने ताकतवर मास्टर होने के बाद भी मैं कुछ नहीं सीख पाया तो ये लोग मेरी और भी ज्यादा बेइज्जती करेंगे, इसीलिए वो कुछ नहीं कह पाता है। और ये देखकर स्टेप मदर बहुत ही ज्यादा हंसती है और कहती है कि अगर इसके बारे में किसी को पता चल जाएगा तो हमारी फैमिली की बहुत ही ज्यादा इंसल्ट होगी, क्योंकि ये तो बेवकूफ है। छोटा भाई भी अपने पिता से कहता है कि इसे हमें अपने कबीले से बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो इससे हमारे कबीले की बहुत ही ज्यादा इंसल्ट होगी। ये सुनकर लिन फैन कहता है कि किसने कहा कि मैं बेकार हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हूँ, इसीलिए तो मेरे मास्टर ने मुझे यहाँ पे मार्शल किंग कंपटीशन के लिए भेजा है। ये सुनकर पिता थोड़े हैरान होते हैं, लेकिन सौतेला भाई उसकी बेवकूफी देखकर उस पे हंसने लगता है और कहता है कि क्या तुम इतने ज्यादा ताकतवर हो कि तुम उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे। पिता भी कहते हैं कि तुम्हारा छोटा भाई 3 साल से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रहा है और जब वो 15 साल का हुआ था तब उसने टॉप स्टूडेंट में अपनी जगह बना ली थी, इसलिए आगे चल के वही हमारे फैमिली का हेड बनेगा और साथ ही कबीले का नेता भी बनेगा, इसलिए तुम इन सारी चीजों के बारे में सोचना बंद कर दो। फियांसे भी उसकी मजाक उड़ाती है और साथ ही उसका सौतेला छोटा भाई भी। इस पे लिन फैन गुस्सा हो जाता है और छोटे भाई के साथ हाथापाई भी आ जाता है और तभी यहाँ पे जूनियर सिस्टर लिन आ जाती है जो कि उसे रोकती है और उसे बताती है कि उसका छोटा भाई बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, वो तो बड़े बड़े लेवल के लोगों को भी एक ही बार में जान से मार डालता है, इसलिए तुम्हें उसके साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ये बात सुनते ही सौतेली माँ के दिमाग में एक खतरनाक प्लान आता है। वो मिस्टर लिन के पास आती है और लिन फैन को भी उस कंपटीशन में भाग लेने के लिए कहती है। ये सुनकर मिस्टर लिन कहते हैं कि उसके पास तो कोई भी पावर्स नहीं है। तब सौतेली माँ जूनियर सिस्टर लिन का नाम लेती है और कहती है कि वो उसे मार्शल आर्ट सिखा देगी। अगर आपका बड़ा बेटा उस कंपटीशन में जीतता है तो इससे आपकी इज्जत बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए हमें उस कंपटीशन में इसे भेजना चाहिए। ये सुनकर सौतेले भाई को समझ नहीं आ रहा होता है कि उसकी माँ ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि उसकी सौतेली माँ तो ये चाहती थी कि ये कमजोर इंसान लिन फैन उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे और कंपटीशन के दौरान ही मर जाए, ताकि सारी की सारी चीजें उसके छोटे बेटे के नाम हो जाए। अब रात होने पे लिंग फैंग जूनियर सिस्टर लिन का इंतजार कर रहा होता है और तभी लिंग फैंग उसके पास आती है। वो उसे देखकर कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कंपटीशन के दौरान मर जाऊंगा। ये सुनकर वो डर जाती है और उसे गले से लगा लेती है और कहती है कि कभी मत कहना कि तुम मर जाओगे। तभी लिन फैंग अपने बचपन के बारे में सोचता है और कहता है कि फैमिली में इकलौती यही पर्सन है जो कि हमेशा उसका ध्यान रखती है। इसके बाद जूनियर सिस्टर लिंग उसे तलवार चलाना सिखाती है। बचपन से लेकर आज तक उसने जितना कुछ भी सीखा होता है वो उसे सारी चीजें सिखाती है और वो तलवार बहुत ही ज्यादा फास्ट चला रही होती है। ये देखकर लिंग फैंग को काफी अच्छा लगता है और इसके बाद जब उसकी बारी आती है तब वो भी उसके नक्शे कदम पे चलता है और जो कुछ भी उसने तलवार के साथ किया था वो सारी चीजें वो भी करता है। ये देखकर जूनियर सिस्टर लिंग थोड़ी सी हैरान हो जाती है और सोचती है कि बचपन से लेकर आज तक उसे इतना ज्यादा समय लगा ये सारी चीजें सीखने के लिए और इतना ज्यादा तेज होने के लिए, लेकिन लिन फैन ने तो बस उसे थोड़ी देर देखकर उसके सभी चीजों को बहुत ही आसानी से सीख लिया। वो उसकी काफी तारीफ करती है जब लिन फैन उस तलवार के साथ अपना अभ्यास करके उसे दिखा रहा होता है। लिन फैन भी जब ये सब कुछ देखता है तब वो सोचता है कि शायद उसने ये सारी चीजें इतनी जल्दी इसलिए सीख ली होगी क्योंकि उसके मास्टर ने हमेशा ही उसे हथेली एक्सरसाइज सिखाई थी और इसीलिए उसके तलवार पे उसका पकड़ मजबूत रह गया। फिर जूनियर सिस्टर लिन फैन को कंपटीशन से जुड़ी और भी कुछ बातें बताती है जो कि लिन फैन को काफी पसंद आता है। सीन कट होता है और अगले सीन में हम कंपटीशन का ही सीन देखते हैं जहाँ पे एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट आए होते हैं और सभी कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले अपना रिहर्सल कर रहे होते हैं। यहीं पे हम एक पर्सन से मिलते हैं जिनका नाम मिस्टर काय होता है और वो काय फैमिली के हेड होते हैं। यहाँ पे वो अपने बेटे ब्यू से कंपटीशन के बारे में बात कर रहे होते हैं क्योंकि वो सौतेले भाई की काबिलियत
काबिलियत से डर रहे होते हैं, इसलिए उन्होंने पहले ही रेफरी को पैसे दे दिए होते हैं ताकि वो बियू को जिता सके। लेकिन जैसे उन्हें पता चलता है कि अब लिंग फेंग कोई पागल पर्सन तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी कंपटीशन के बीच में ये बात फैल गई होती है कि लिंग फेंग इस बार उनका सामना सौतेले भाई से नहीं बल्कि मिस्टर लिन के बड़े बेटे से होने वाला है, जो कि दिमागी रूप से थोड़ा पागल है। तब वो लोग काफी खुश होते हैं, इसीलिए सभी लोग उसे इजी में ले रहे होते हैं। कुछ देर के बाद रेफरी सामने आता है और कंपटीशन स्टार्ट कर देता है। पहला कंपटीशन ईंट तोड़ने का कंपटीशन होता है। जो अपने हाथ के सहारे से ज्यादा ईंट तोड़ देगा वो इस कंपटीशन को जीत जाएगा। इसीलिए मिस्टर काय का बेटा बियू आगे आता है सबसे पहले कंपटीशन में भाग लेने के लिए, और वो एक बार में 8 ईंटें चूज करता है तोड़ने के लिए। उसे वो रखता है, अपने हाथ का यूज करता है और अपने पावर से उसे तोड़कर 2 टुकड़ों में तोड़ देता है, जिससे सभी लोग काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। और बारी आ जाती है लिंग फेंग की, जो कि पहले तो बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है, लेकिन वो अपने डैड की इज्जत के लिए सोचता है कि उसने हमेशा ही अपनी हथेली की एक्सरसाइज की है तो ये आसानी से वो कर सकता है। लेकिन आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो लिन फेंग को मोटिवेट ना करने के बजाय उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ने की भी कोशिश कर रहे होते हैं, और साथ ही उसके डैड की भी इंसल्ट कर रहे होते हैं। इसीलिए लिन फेंग भी जोश जोश में कह देता है कि वो भी 8 ईंटें तोड़ेगा, और इसके बाद वो सामने आता है और 8 ईंटें उसे तोड़ने के लिए रख देता है। फिर वो अपने हाथ के पावर का यूज करता है और उस ईंट पे वार करता है। वार इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो सारे के सारे ईंट टूटकर मिट्टी की तरफ बिखर जाते हैं, और वो मिट्टी धूल की तरह उड़ने लगती है, जिस वजह से कोई भी साफ साफ नहीं देख पा रहा होता है कि आखिर क्या हुआ। लेकिन तभी जो रेफरी होता है वो देखता है कि सारे के सारे ईंट टूट गए हैं, इसीलिए वो धोखा करता है और बिना किसी को पता लगे वो तुरंत वहाँ पे दूसरी 8 ईंटें रख देता है। और जैसे ही धूल थोड़ी देर के अंदर साफ होती है, सभी लोग उस 8 ईंटों को सही सलामत देखकर हैरान हो जाते हैं और लिन फेंग का मजाक उड़ाने लगते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, लिन फेंग के पास तो कोई भी ताकत नहीं है। ये देखकर सौतेला भाई अपने पिता से कहता है कि आप देख रहे हो कि किस तरीके से वो हमारे परिवार की इज्जत को तार तार कर रहा है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि उसे इस कंपटीशन में ना लाए, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। फिर फाइनली बियू को इस कंपटीशन का फर्स्ट विजेता घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद जो मिस्टर काय होते हैं वो मिस्टर लिन की इंसल्ट करने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने कंपटीशन में अपनी नकारे बेटी को भेजा है, इससे हमारा बहुत ही ज्यादा फायदा हो रहा है कि हमारा बेटा इस कंपटीशन में आसानी से जीत पा रहा है। अब आगे देखना धीरे धीरे कैसे मेरा बेटा तुम्हारे बेटे को इस कंपटीशन के थ्रू खत्म कर देगा। इसके बाद दूसरा कंपटीशन होता है। दूसरा कंपटीशन स्टार्ट करने से पहले रेफरी यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट लाता है, जो कि लाइफ एंड डेथ का कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता है, जिसपे दोनों पक्ष को पहले साइन करना होगा। उसके बाद ही इस कंपटीशन में वो लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे, क्योंकि वो इस बात की गारंटी नहीं देते हैं कि जो कुछ भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो जिंदा वापस लौट सकते हैं हारने के बाद। जिसे देखकर जूनियर सिस्टर लिन फेंग को इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करने से साफ साफ मना करने के लिए कहने लगती है। तब काय उसे बुज़दिल कहने लगता है, इसलिए लिन फेंग भी उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करने के लिए आगे आ जाता है। इधर जूनियर सिस्टर लिन को लिन फेंग की काफी ज्यादा फिक्र होने लगती है और कंपटीशन भी स्टार्ट हो जाता है। कंपटीशन स्टार्ट होते ही काय अपना तलवार उठाता है और लिन फेंग पे हमला बोल देता है, लेकिन तभी यहाँ पे जूनियर सिस्टर लिन आ जाती है और उसके हमले को रोक देती है और कहती है कि वो लिन फेंग की तरफ से युद्ध करेगी। लिन फेंग उसे रोकता है और कहता है कि तुमने कंपटीशन में भाग लिया तो तुम मर जाओगी, लेकिन जूनियर सिस्टर लिन उसकी बातें नहीं सुनती है। कहती है कि मुझे तलवारबाजी तो आती है, तुम्हें आती ही नहीं है, इसलिए अगर तुमने इस कंपटीशन में भाग लिया तो तुम्हारा तो निश्चय है कि तुम मर ही जाओगे, इसलिए मुझे इसमें लड़ने दो। इनकी बातें सुनकर काय लिन फेंग का मजाक उड़ाता है और कहता है कि देखो तुम्हारे साथ एक ऐसी लड़की है जो कि तुम्हारे बदले अपने जीवन का बलिदान दे रही है, ऐसी लड़की को तो मेरे साथ होना चाहिए। ऐसे कहते हुए वो उसे कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें दुनिया के साथ हेवन का भी सैर कराऊंगा। ये सुनकर जूनियर सिस्टर लिन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले तुम मेरा मुकाबला करो। ऐसे कहते हुए वो उसके साथ युद्ध स्टार्ट कर देती है। काय और जूनियर सिस्टर लिन के बीच में काफी देर तक युद्ध चलते रहता है। जूनियर सिस्टर लिन उसका सामना बड़े ही अच्छे से कर रही होती है, लेकिन वो उसके पावर के सामने कमजोर पड़ जाती है और एक लेवल पे पहुंचने के बाद वो उसे हार जाती है। ये देखकर लिन फेंग संभालने के लिए उसके पास आता है। तब काय दोनों को साथ में देकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों मुझसे लड़ नहीं रहे हो, बस मेरे समय को बर्बाद कर रहे हो, इसलिए मैं तुम दोनों को एक ही बार में खत्म कर देता हूँ। ऐसा कहते हुए वो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लिन फेंग अपने बचाव में अपने हाथ को आगे करता है और अपने पावर का सिर्फ और सिर्फ 20% यूज करता है। लेकिन उसका पावर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि सिर्फ 20% पावर के यूज से ही इसकी हालत खराब हो जाती है और ये नीचे गिर जाता है। अनएक्सपेक्टेड ऐसे वार को देखकर तो मिस्टर काय शॉक्ड हो जाते हैं और दूसरी तरफ जूनियर सिस्टर लिन फेंग को इसके बारे में पूछती है। तब लिन फेंग बताता है कि उसके गुरु ने ग्रेट डिवाइन फॉर्म की टेक्निक सिखाई है, जिसे बुद्धा फॉर्म भी कहा जाता है, लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ 0.1% ही सीखा हूँ, इसलिए मैं इसके बारे में किसी को बताना नहीं चाहता हूँ। लेकिन जूनियर सिस्टर लिन उसे बताती है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन लिन फेंग को ऐसा नहीं लगता है कि वो ताकतवर है। दूसरी तरफ हम बियो को देखते हैं, जो कि पहली बार ऐसी शक्ति का अनुभव करता है, इसलिए वो उसे रियल नहीं समझ पाता है। उसे ऐसा लगता है कि ये उसका इल्यूजन है, इसीलिए चोट लगने के बावजूद भी वो तुरंत खड़ा हो जाता है फिर से कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, और एक बार फिर से वो लू फेन के साथ लड़ाई करने के लिए आगे हो जाता है और अपने पावर का यूज करता है। लेकिन लिन फेन इस बार पहले से रेडी होता है। वो अपने बुद्धा फॉर्म मैसी का यूज करता है और उसके छोटे से टेक्निक से यहाँ पे एक हैंड बनाता है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा बड़ा होता है, और वो उस हाथ से बियू को हवा में ही पकड़ लेता है। बियू को तो रियलाइज नहीं होता है कि ये शायद ये रियल में
हो रही है या फिर ये इसका इल्यूजन है। और दूसरी तरफ इसके पिता ने ये मैजिक कभी नहीं देखी थी, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये इविल पावर है। फिर ब्यू ली फैन से कहता है कि अगर मुकाबला करना है तो आमने सामने से करो, मुझे इस तरीके से परेशान मत करो। तब ली फैन उसे छोड़ देता है। जब वो नीचे आता है तब वो अपने आप को फिर से एक बार समझाता है कि वो इसका पावर नहीं है, बस इल्यूजन है, इसलिए मुझे इसे बाहर निकलना है और उसे खत्म करना है। लेकिन जब वो आसमान में देखता है तब वो देखता है कि ली फैन उसे चिढ़ा रहा है, जिसपे उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसलिए वो दोबारा हमला करने के लिए चाहता है, लेकिन ली फैन गलती से अपने पूरे पावर का यूज कर देता है और उस हाथ से उस पे वार करता है, जिस वजह से उसके एक वार से ही वो मर जाता है। ये देखकर कुछ लोग आगे आते हैं और ब्यू को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। फिर ली फैन के पिता आगे आते हैं, जो कि काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनका दुश्मन मारा जा चुका था और जीत अब उनके बेटे की थी। इसलिए वो सामने आते हैं और रेफरी को अपने बेटे को विनर घोषित करने के लिए कहते हैं। जैसे रेफरी ऐसा करने वाला होता है, मिस्टर काय सामने आते हैं और इसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि ली फैन ने यहाँ पे किस मैजिक का यूज किया है, पहले मुझे इसके बारे में बताओ। ये सुनकर वो झूठ बोलता है क्योंकि उसे अभी इसके बारे में नहीं पता था कि वो बुद्धा फार्म टेक्निक का सिर्फ 0.1% जानता है, इसलिए वो झूठ बोलता है और वो उसे कहता है कि ये उसका खानदानी मैजिक है, जो कि मिस्टर काय इस बात पे भरोसा नहीं करते हैं और इसके बारे में मिस्टर लिन से पूछते हैं। मिस्टर लिन भी जब देखते हैं कि उनका बेटा जीत गया है तब वो उसके झूठ में साथ देते हैं और कहते हैं कि हाँ, ये हमारे खानदान का मैजिकल पावर है। लेकिन अभी भी मिस्टर काय उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते हैं और उस पर दो नए इल्जाम लगा देते हैं। वो कहते हैं कि जिसने इस पावर को यूज किया है डिमोनिक कल्टिवेशन टेक्निक पावर है, जो कि बुरे लोग यूज करते हैं और ये पावर हमारे विरोधी शैतान कबीले के पास होती है। इसका मतलब है कि आपका बेटा उस शैतान कबीले से मिला हुआ है और हमारे कंपटीशन के बीच में उसने गलत मैजिक का यूज करके इस पद को हासिल करने के लिए उसने गलत रास्ते को चूज किया है, इसलिए हम इसके विजेता को खारिज कर देंगे और इसे विजेता घोषित नहीं करेंगे। ये सब देखते हुए ली फैन अब फाइनली बता देता है कि उसने कौन सा मैजिक यूज किया था। वो बताता है कि वो शाओलिन मंदिर के पुजारी के सिखाए गए बुद्धा फार्म टेक्निक की थोड़ी सी मैजिक यूज की थी। लेकिन ये सुनकर तो इसका सौतेला भाई ही इस पे विश्वास नहीं करता है। दूसरों की बात तो हम बाद में करेंगे। एक्स फियांसे भी सौतेले भाई का ही साथ देती है क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि सौतेला भाई से अच्छा ली फैन किसी भी चीज में नहीं हो सकता है। वो अपने आप को साबित करने की और शाओलिन मंदिर की भी बहुत सारी बातें करता है, लेकिन कोई भी इसकी बातों पे भरोसा नहीं करता है और मिस्टर काय तो इसकी बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगते हैं और इसका मजाक उड़ाते हैं। सौतेला भाई भी उन्हीं सभी का साथ दे रहा होता है और कहता है कि बरसों पहले तो तुम मरने वाले थे, जिसके लिए मैं शाओलिन मंदिर भेजा गया था ताकि तुम वहाँ पे अपनी आखिरी सांसें लो, और तुम ये कह रहे हो कि तुमने वहाँ की बुद्धा फार्म की टेक्निक सीख ली है। आखिर ये कोई मजाक है? जो इंसान मरने वाला था उसने इतनी बड़ी महारत हासिल कर ली है जो कि कोई नहीं करता है। ली फैन कहता है कि हाँ ऐसा ही है, उसने बुद्धा फार्म की टेक्निक सीखी हुई है। ऐसा कहते हुए वो अपनी ट्रेनिंग वाले जगह का भी खुलासा करता है जहाँ पे बड़े बड़े लोगों ने जाकर अपनी ट्रेनिंग पूरी की थी। फिर वो अपने महान मास्टर का नाम भी बताता है और इसके साथ साथ वो अपने वहाँ के कुछ कजन के भी नाम बताता है जो कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे, जिनसे वो ये साबित करना चाहता था कि मैजिक की पावर में उसका बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे ही इन सभी चीजों के बारे में पता चलता है, पहली बार में तो ये सभी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन ली फैन की उम्र काफी ज्यादा कम होती है, इसलिए वो उसकी बातों पे भरोसा नहीं करते हैं और कहते हैं कि अभी तुम बहुत ही ज्यादा छोटे हो, लेकिन जैसे तुम बातें कर रहे हो वो बातें बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी हैं और जैसे पावर का तुमने यूज किया था ये भी बहुत ही ज्यादा बड़ा था। ऐसी पावर बहुत ही कम समय में सिर्फ एक ही जगह से सीखी जा सकती है और वो है बुराई का रास्ता। ये बातें सुनकर ली फैन को भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में रेफरी से ये कह जाता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हो, इसीलिए जानबूझकर मुझे हराने की कोशिश कर रहे हो। जिसपे रेफरी गुस्सा हो जाता है क्योंकि कहीं न कहीं ये सच बात थी। इसीलिए रेफरी मिस्टर लिन की इंसल्ट करने लगता है और कहता है कि तुमने कैसा बच्चा पैदा किया है जो कि अपने से बड़े लोगों की इज्जत नहीं करता है, वो उनकी इंसल्ट इस तरीके से करता है। इससे मिस्टर लिन को काफी गुस्सा आता है और वो बिना कुछ सोचे समझे लिन को थप्पड़ लगा देते हैं और कहते हैं कि जल्दी से इन दोनों से माफी मांगो। लेकिन ली फैन माफी मांगने से साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि अगर मेरी गलती नहीं है तो मैं यहाँ मौजूद किसी से भी माफी नहीं मांगूंगा। उसके डैड उसे वार्न करते हैं, सौतेला भाई भी और एक्स फियांसे भी, तीनों ही उससे कहते हैं कि वो माफी मांग ले, लेकिन वो माफी मांगता ही नहीं है। ये देखकर मिस्टर काय को ऐसा लगता है कि उनकी इंसल्ट हो गई है, इसीलिए वो ली फैन को सबक सिखाने के लिए अपने पावर्स का यूज करते हैं और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ली फैन तो अपने हाथ के सिर्फ एक उंगली का सहारा लेता है और उन्हें रोक देता है और साथ ही उन्हें अच्छी तरीके से हरा भी देता है। हारने के बाद तो मिस्टर काय बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ये देखकर जो रेफरी होता है वो मिस्टर काय की मदद करने लगता है और मिस्टर लिन से कहता है कि आपका बेटा तो सच में बहुत ही ज्यादा बदतमीज है, उसे लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव करना है ये उसे नहीं पता है और साथ ही वो हमारे मिस्टर काय की भी इंसल्ट कर रहा है जो कि हमारे संप्रदाय की हमेशा ही हर सिचुएशन में मदद करते हैं। अगर आपका बेटा ऐसे ही करते रहा तो हम आपको अपने संप्रदाय से बाहर निकाल देंगे, जिसके बाद आप लीडर की पोस्ट खो दोगे, इसीलिए उसे कहो कि वो माफी मांगे। लेकिन लू फैन तो इस बार भी माफी मांगने के सख्त खिलाफ होता है। वो कहता है कि वो तो माफी मांगेगा ही नहीं। ये देखकर मिस्टर काय कहते हैं कि ठीक है, अगर वो माफी नहीं मांगना चाहता है तो उसे इस कंपटीशन को बीच में ही छोड़कर यहाँ से चले जाना चाहिए। साथ ही उसे ये भी कबूल करना होगा कि वो इस कंपटीशन में हार गया। लेकिन ली फैन इस बात के खिलाफ होता है। तब मिस्टर काय कहते हैं कि
अब तो इसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि ये मेरे साथ युद्ध करे और अगर ये मुझसे जीत जाता है तब जाकर मैं इस कंपटीशन का विजेता घोषित कर दूंगा। इनकी बातें सुनकर तो जो सौतेला भाई होता है वो मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसे पता है कि मिस्टर काय बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और उसका भाई कमजोर है। इसलिए वो सोच रहा था कि मिस्टर काय अगर उसके भाई को मार डालते हैं तो पूरी प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। फिर मिस्टर काय अपने शक्ति का यूज करते हैं और लू फैन को जान से मारने के लिए आगे आते हैं और उसकी बॉडी पे पंच करते हैं, लेकिन उनके 1000 गुना की पंच भी लू फैन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती है। ये देखकर बार बार वो उस पे हमला करते हैं, लेकिन बार बार हमला करने के बावजूद भी वो लू फैन का बाल भी बांका नहीं कर पाते हैं। उनके चोट से तो लू फैन को थोड़ा सा भी दर्द नहीं होता है, लेकिन जैसे ही ली फैन मिस्टर काय की तरफ अपने गुस्सैल आंखों से देखता है तब उसके पावर से ही दूर चले जाते हैं वो, और फिर वो अपने आप को जल्दी संभाल भी लेते हैं ताकि किसी को इसके बारे में पता न चले कि उन्हें चोट भी लगी थी। फिर जूनियर सिस्टर लिन सामने आती है और लिन फैन के बारे में जानने की कोशिश करती है। लिन फैन बताता है कि उसे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इससे सौतेले भाई का प्लान खराब हो जाता है, इसलिए वो गुस्से में सामने आता है और जूनियर सिस्टर लिन को थप्पड़ लगा देता है और कहता है कि तुम दोनों बस हमारे घर के पालतू कुत्ते हो और तुम्हारी वजह से हमारे पिताजी को अपमान सहना पड़ रहा है। अच्छा होगा कि तुम माफी मांग लो और ये सारी चीजें यहीं पे खत्म कर दो। पिता भी सामने आते हैं और कहते हैं कि ये सारी चीजें को यहीं पे खत्म कर दिया जाए, लेकिन मिस्टर काय जो होते हैं अब वो अपने अपमान का बदला लेने के लिए मिस्टर लिन के पूरे फैमिली को ही संप्रदाय से बाहर निकालने के लिए कह देते हैं, जो कि ये सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। सौतेला भाई और पिता तो इतने ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि पिता ली फैन को अपने परिवार से ही बाहर निकाल देते हैं ताकि वो संप्रदाय में शामिल होते हैं और संप्रदाय के लीडर भी बने रहे। इससे मिस्टर काय काफी ज्यादा खुश होते हैं और मिस्टर लिन से इस बात को दोहराने के लिए कहते हैं। तब मिस्टर लिन एक बार फिर से कहते हैं कि उन्होंने ली फैन के साथ अपने सभी रिश्ते तोड़ दिए हैं और ली फैन अब उनका बेटा नहीं रहा। ये सुनकर लिन फैन अपने पिता से इसके बारे में पूछता है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब मिस्टर लिन उससे कहते हैं कि जब से वो उनके पास आया है उनकी जिंदगी बर्बाद करने में लगा हुआ है, वो उसे संप्रदाय से भी दूर कर रहा है, बल्कि मिस्टर लिन ने तो उसे कई साल पहले संप्रदाय में शामिल होने के लिए ही अपने आप से उसे दूर कर दिया था। फिर वो गुस्से में पास खड़े इंसान से एक पेपर मांगते हैं और उस पे ये लिखने लगते हैं कि मिस्टर लिन या फिर उनके फैमिली से कोई भी लेना देना लिन फैन के साथ नहीं है, और इस तरीके से वो एक डॉक्यूमेंट भी तैयार कर लेते हैं और उस पे उसे साइन करने के लिए कहते हैं। लू फैन उस पेपर को ले लेता है और उसके बाद वो सभी यादों के बारे में सोचता है कि जब वो 10 साल के बाद घर वापस आया था तब उसके घर वालों ने उसके साथ किस तरीके से बिहेव किया था, इसलिए वो उस पेपर को फाड़ देता है और कहता है कि मुझे तो आपके परिवार के साथ वैसे भी नहीं रहना है, आपके परिवार में ऐसे लोग भरे हुए हैं जो मुझे कभी भी अपनाने वाले नहीं है, इसलिए मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं वैसे ही आपके परिवार के साथ रिश्ता तोड़ रहा हूँ। ये देखते ही जो एक्स फियोंसे होती है वो लू फैन का मजाक उड़ाने के लिए सामने आती है, लेकिन उसका मजाक सुनकर जूनियर सिस्टर लिन को गुस्सा आता है और वो तुरंत उसे थप्पड़ मार देती है, लेकिन थप्पड़ खाने के बाद भी एक्स फियोंसे बाज नहीं आती है और वो लगातार लू फैन की इंसल्ट करने लगती है। इस वक्त वो उसकी माँ के बारे में, उसके परवरिश के बारे में और उसके बचपन के बारे में बातें कर रही होती है, जो कि लू फैन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तभी आसपास के लोग भी उसके बारे में बुराई करने लगते हैं। इनकी बातें सुनकर इसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, इसीलिए लू फैन कहता है कि तुम लोग मुझे अनाथ कहते हो, लेकिन मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरा भी एक परिवार है और मैं जब अपने परिवार को यहाँ पे बुलाऊंगा तब उनकी शक्तियों के सामने तुम सब नष्ट हो जाओगे। ऐसा कहते हुए वो मैसेज करता है और आसमान में एक मैसेज छोड़ देता है और कहता है कि कुछ ही देर के अंदर उसके सीनियर ब्रदर और सीनियर सिस्टर उसके सामने होंगे। ये सुनकर सभी उसका मजाक उड़ाते हैं और हंस रहे होते हैं, क्योंकि लू फैन ने जिस सीनियर सिस्टर और सीनियर ब्रदर को अपने हेल्प के लिए बुलाया होता है वो वहीं के शिष्य होते हैं जिसे रेफरी और मिस्टर काय ने यहाँ पे कंपटीशन में बुलाया था, और वहाँ के शिष्य या फिर उनके गुरु तो कहीं भी इस तरीके से जाया नहीं करते थे। इनविटेशन मिलने के बाद भी वो समय रहने पे ही जाया करते थे। और एक तरफ ली फैन इनसे कह रहा है कि वो कुछ ही देर के अंदर उन सभी को बुला सकता है, इसलिए ये सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। ये देखकर पिता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और लिन फैन को वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ लिया है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर लिन फैन भी कहता है कि ठीक है। वो जाने से पहले अपने साथ जूनियर सिस्टर लिन को भी लेकर जाता है। दोनों साथ में जा रहे होते हैं, लेकिन जो सौतेला भाई होता है वो सोचता है कि अगर लिन फैन यहाँ से चला जाता है तो वो उसे जान से मारने में असफल रह जाएगा, इसीलिए वो लिन फैन को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि तुमने हमारे दुश्मन के साथ हाथ मिलाया, तुम इस तरीके से इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जा सकते हो। ये सुनकर मिस्टर काय भी उसे रोकते हैं और कहते हैं कि हाँ, हमें इस लड़के को इतनी आसानी से नहीं जाने देना चाहिए, अगर ये ऐसे चला जाता है तो दुश्मन राजा के साथ फिर से हमारे संप्रदाय पे हमला कर सकता है। तभी रेफरी भी कहता है कि हमें इसे जान से मार डालना चाहिए, और इसके बाद वो मिस्टर लिन से कहता है कि अगर आप सब ये सब करते हो तो हम आप सभी को अपने संप्रदाय में शामिल करने के साथ साथ आप सभी को मार्शल आर्ट की किताब भी दे देंगे और आपके परिवार को सबसे ऊंचे पद पर भी रखेंगे। अब मिस्टर लिन तो अपने बेटे को जान से मारना नहीं चाहते थे, इसलिए वो लिंग फैंग से कहते हैं कि वो अपने हाथ पैर तोड़ दे और अपनी कल्टिवेशन छोड़ दे ताकि उसकी जिंदगी को ये लोग बख्श दें। ये सुनकर लिन फैन ऐसा कुछ भी करने से साफ साफ मना कर देता है और इंतजार कर रहा होता है कि कब उसके लिए कोई मदद आएगी, जो कि लेकिन लिन फैन अभी भी इनकी बातें नहीं मानता है। वो कहता है कि अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो हरा दो, लेकिन मैं उससे पहले मैं तुम सभी से मुकाबला करूंगा। ये लोग भी देख लेते हैं और इसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे मदद के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा, तो अच्छा होगा कि जो हम कह रहे हैं वो तुम कर दो। मैं बिना लड़े बुज़दिलों की तरह हार मारने वाला नहीं हूँ। ये सुनकर वो कहते हैं कि ठीक है, तो हम तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। ये सुनकर मिस्टर लिन को ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं उसके
बेटे की जान न ले ले, इसीलिए वो ना चाहते हुए अपने दूसरे बेटे से कहते हैं कि लिन फैन को मारकर उसके हाथ पैर तोड़ दो। सौतेला भाई भी लिन फैन के साथ लड़ाई करने के लिए आगे आ जाता है, लेकिन उसका इरादा उसे जान से मारने का होता है। फिर सौतेला भाई अचानक से लिन फैन पे अपना पहला वार कर देता है, जिसके बारे में लिन फैन को पता नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो उसके वार से बच जाता है। ये देखकर सौतेला भाई मुस्कुराता है और कहता है कि मैंने तो इस बार बहुत ही कम पावर का यूज किया था, लेकिन इस बार मैं अपने पूरे पावर का यूज करूंगा और तुम्हें खत्म कर दूंगा। ऐसा सोचते हुए वो दोबारा से लिन फैन पे हमला करता है, लेकिन लिन फैन अपने आप को बचाने के लिए अपनी सीढ़ियों से अपने आप को एक बड़े से बेल के अंदर बंद कर लेता है, जिस वजह से सौतेले भाई की जो ताकत होती है जिसे वो लिन फैन को मारना चाहता था, वो ताकत उल्टी पड़ जाती है और उससे सौतेले भाई को ही चोट लग जाता है। सौतेले भाई को हारते हुए देखकर रेफरी और मिस्टर काय मिस्टर लिन पे ये इल्जाम लगाने लगते हैं कि वो अपनी बेटी को जान से मारना ही नहीं चाहते हैं, वो बस हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए उन्हें संप्रदाय से बाहर निकाल ही देना चाहिए। अब मिस्टर लिन के पास कोई भी रास्ता नहीं होता है सिवाय अपने बेटे के अपने हाथों से जान से मारने के, इसीलिए वो सौतेले बेटे को साइड करते हैं और अपने हाथ में तलवार ले लेते हैं और उसके बाद वो लिन फैन को मारने की कोशिश करते हैं। जूनियर सिस्टर लिन उन्हें रोकने के लिए सामने आती है, लेकिन वो उसे भी धक्का दे देते हैं। लिन फैन से कहते हैं कि अच्छा होगा कि तुम आसानी से मर जाओ, इस तरीके से हमारे परिवार के लिए प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। लिन फैन कहता है कि जब आप ही मुझे अपने आप बेटा नहीं समझते हो और मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो तो आखिर मैं हार क्यों मानूं? अब मिस्टर लिन किसी भी तरीके से अपने बेटे को जान से मारना नहीं चाहते थे, इसलिए वो उसे इमोशनली टॉर्चर करने लगते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम आसानी से अपनी जान नहीं लेते हो तो मैं कब्र से तुम्हारी माँ की बॉडी को निकालूंगा और उसे खत्म करूंगा। लिन फैन अपनी माँ से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ के मरने के बाद उसकी बॉडी के साथ ये सारी चीज की जाए, इसलिए वो मजबूरी में अपने पिता के सामने झुककर उनसे माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैं खुद ही अपनी जान ले लूंगा, आप ऐसा ना करें। इसके बाद मिस्टर लिन कहते हैं कि ठीक है और उसके बाद वो तलवार उठाकर अपने बड़े बेटे की जान लेने ही वाले होते हैं। तभी यहाँ पे लिन फैन के सीनियर सिस्टर और सीनियर ब्रदर दोनों यहाँ पे आ जाते हैं और उसे मारने से रोक देते हैं। शाओलिन मंदिर के बड़े स्टूडेंट को यहाँ पे देखकर तो रेफरी उनके सामने झुक जाता है और उनसे माफी मांगने लगता है। तब सीनियर ब्रदर आगे बढ़ता है और उसे एक लात मारता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो सभी चीजों के बारे में बताने लगता है कि लिन फैन ने कैसे यहाँ के रूल एंड रेगुलेशन को तोड़े हैं, किस तरीके से उसने दुश्मन सेना के साथ हाथ मिला लिया है और यहाँ पे इविल शक्ति का यूज करके कंपटीशन को भी बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। उधर सौतेले भाई को ऐसा लग रहा होता है कि शायद ये दोनों यहाँ पे लिन फैन को खत्म करने के लिए आए हैं, क्योंकि शायद उसने वहाँ पे भी कुछ ऐसे ही गलतियां की होगी, इसीलिए सभी लोग बढ़ चढ़ के कहने लगते हैं कि लिन फैन को जान से मार डालो, जान से मार डालो। तभी सीनियर सिस्टर सामने आती है और मिस्टर लिन से पूछती है कि बेटे के साथ जो कुछ भी हो रहा है क्या वो होने देना चाहिए था। ये सुनकर वो भी हाँ कर देते हैं, जिसे सुनकर सीनियर सिस्टर को काफी बुरा लगता है। वो कहती है कि अगर मैंने अपने कानों से ये बातें यहाँ पे नहीं सुनी होती तो मैं कभी इस बात पे विश्वास नहीं कर पाती कि मेरे छोटे भाई की लाइफ में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। सीनियर सिस्टर के मुंह से छोटा भाई सुनकर तो सभी शॉक्ड हो जाते हैं और तब जाके इन्हें विश्वास होता है कि लिन फैन सच में इनका खास पर्सन है। फिर दोनों ही सीनियर लिन फैन के पास आते हैं और कहते हैं कि अच्छा हुआ कि हम अच्छे समय पे आ गए, नहीं तो हम मास्टर को क्या जवाब देते हैं। इसके बाद जिसने भी लिन फैन को परेशान किया था वो सभी को एक एक करके जान से मारने का फैसला करते हैं, लेकिन रेफरी और मिस्टर काय इतने ज्यादा डर जाते हैं कि वो उसके सामने झुककर माफी मांगने लगते हैं। सीनियर ब्रदर कहते हैं कि मैं तुम दोनों की जान बख्श दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम दोनों को पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। तुम्हारे मार्शल आर्ट की ऊर्जा, तुम्हारे परिवार में जो पावर्स हैं, पैसे हैं, जो रुतबा है, वो सभी को खत्म कर दूंगा। ये सुनकर वो कहते हैं कि ठीक है और ऐसा ही किया जाता है। फिर बारी आती है मिस्टर लिन की। मिस्टर लिन तो सामने झुककर अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने लगते हैं। ये देखकर लू फैन कहता है कि मैंने आपको कितनी बार बताने की कोशिश की है कि सौतेले भाई ने अपनी माँ के साथ मिलकर हमेशा मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन आपने कभी भी मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। ये सुनकर मिस्टर लिन कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मुझे पहले से पता था कि वो दोनों तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी शांत था, क्योंकि बहुत साल पहले मेरे गुरु ने ये भविष्यवाणी की थी कि तुम्हारा छोटा भाई संप्रदाय का नेता बनेगा, इसलिए मैं उसकी सभी गलतियों को माफ करती रहा, लेकिन उस चक्कर में मैंने तुम्हारे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ इसलिए मुझे माफ कर दो। फिर सीनियर सिस्टर और सीनियर ब्रदर ये अनाउंसमेंट करते हैं कि लिन फैन ने बिना किसी धोखेधड़ी के इस कंपटीशन को जीता है, इसलिए उसे परिवार का अगला नेता और साथ ही संप्रदाय का नेता भी बना दिया जाएगा, और सभी इस बात के लिए सहमति भी जता देते हैं। इसके बाद लिन फैन अपने पिता को उठाता है, लेकिन सौतेले भाई को ये बात अच्छी नहीं लगती है। वो झगड़ा करने लगता है और कहता है कि 10 सालों से अकेला मैं ही तुम्हारे पिता की हिफाजत कर रहा हूँ और उनका देखभाल कर रहा हूँ, लेकिन जब लीडर बनने की बात आई तो तुम बीच में कहाँ से आ गए। इस तरीके से वो इंसल्ट कर रहा होता है, लेकिन तभी सीनियर सिस्टर सामने आती है और उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि उससे माफी मांगो, लेकिन सौतेला भाई माफी भी नहीं मांगता है और साथ ही इसकी इंसल्ट भी कर देता है। ये देख मिस्टर लिन अपने छोटे बेटे से कहते हैं कि जल्दी से सीनियर सिस्टर से माफी मांगो, नहीं तो तुम खत्म हो जाओगे। ये सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि आपको क्या लगता है कि ये लड़की मुझे खत्म कर सकती है। और फिर सौतेला भाई अचानक से अपने पास से 5 जहरीले सुइयां निकालता है और सीनियर सिस्टर की बॉडी में लगाते हुए तुरंत वहाँ से भाग जाता है। मिस्टर लिन उसका पीछा करते हैं और लू फैन सीनियर सिस्टर को वहाँ से कमरे में लेकर जाता है ताकि वो लोग उसका इलाज कर सके। फिर कमरे में लेकर आने के बाद लू फैन को पता चल जाता है कि वो उसे किस तरीके से ट्रीट करेगा, इसीलिए वो जूनियर सिस्टर लिन और सीनियर ब्रदर को कमरे से बाहर निकलने के लिए कह देता है। अब जूनियर सिस्टर लिन तो किसी लड़की के साथ लू फैन को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसे सीनियर ब्रदर उसे लेकर वहाँ से चला जाता है और फिर लू फैन सीनियर सिस्टर के बॉडी से जहर को
निकालने के लिए एक्यूपंक्चर का यूज करने लगता है। बाहर जूनियर सिस्टर लिन होती है जो कि सीनियर ब्रदर के साथ सीनियर सिस्टर की आवाजें सुन रही होती हैं। आवाजें सुनने पे उसे ऐसा लग रहा होता है कि कमरे के अंदर कुछ गलत हो रहा है, जिसलिए वो कमरे के अंदर बार बार जाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन सीनियर ब्रदर उसे कमरे के अंदर जाने नहीं देता है। कुछ घंटे के बाद लू फैन जब कमरे से बाहर निकलता है तब उसका सामना जूनियर सिस्टर लिन से होता है जो कि काफी गुस्से में होती है। वो उसके ऊपर तलवार ताने बैठी होती है और उसे पूछती है कि बताओ तुम अंदर क्या कर रहे थे। ये सुनकर वो उसे कहता है कि वो तो अंदर बस सीनियर ब्रदर की बॉडी से जहर निकालने की कोशिश कर रहा था। वो पूछती है कि बताओ तुमने उसका ट्रीटमेंट कैसे किया। तब वो कहता है कि उसने सिर्फ एक्यूपंक्चर का सहारा लिया था। तब उसे शांति आती है। लू फैन उसे बताता है कि उसने सीनियर सिस्टर के बॉडी में 26 जगहों पे सुइयां लगाई हुई थी। ये सुनकर अचानक से जूनियर सिस्टर लिन गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुमने ये कैसे किया, क्या तुमने उसके कपड़े निकाले थे। वो कहता है कि हाँ, लेकिन मेरे आंख बंद थे, मैं सिर्फ अपने हाथों का यूज कर रहा था और अपना काम कर रहा था। ये सुनते ही जूनियर सिस्टर लिन को बड़ा ही गुस्सा आता है और वो लिन फैन पे गुस्सा करने लगती है और कहती है कि बताओ तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया। वो उसे पनिश कर रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे एक पर्सन आ जाता है जो कि बताता है कि लू फैन को उसके पिता बुला रहे हैं, इसलिए वो बहाना मिलते ही यहाँ से तुरंत भाग जाता है। जब वो अपने पिता से मिलता है तब उसके पिता एक सील देते हैं। वो कहते हैं कि फैमिली का जो भी लीडर होता है उसके पास ये रहता है, इसीलिए आज से इसे मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ क्योंकि आज से तुम फैमिली के लीडर हो। फिर वो अपने किए गए सभी चीजों के लिए एक बार फिर से उसे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि अब मैं निश्चिंत होकर मर सकता हूँ और इस कॉफी को भी एंजॉय कर सकता हूँ। ऐसे कहते हुए वो पीते हैं और काफी खुश होते हैं, लेकिन तभी अचानक से उनकी तबीयत खराब हो जाती है, उनके मुंह से ब्लड आने लगते हैं और वो अचानक से सुन पड़ जाते हैं। ये देखकर लिन फैन को कुछ भी समझ नहीं आता है। तभी आसपास के भी लोग आते हैं और पता चलता है कि मिस्टर लिन को जहर दिया गया है। जो चाय वो थोड़ी देर पहले पी रहे थे उसमें जहर था। लिन फैन को अपने पिता को इस तरीके से जाते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा दुख होता है। वो सोचता है कि जिसने भी उनके साथ इस तरीके की हरकत की है वो उसे खत्म करके ही दम लेगा। दूसरी तरफ हम सौतेले भाई और उसके फियांसे को देखते हैं जो कि अपनी जान बचाते बचाते शैतानी संप्रदाय में चले जाते हैं और उनकी मदद करने के लिए उनके संप्रदाय में शामिल होने की बात करने लगते हैं। शैतानी संप्रदाय का लीडर भी सौतेले भाई को अपने संप्रदाय में शामिल कर लेता है। इसके बाद फिर सौतेला भाई संप्रदाय लीडर की विश्वास को जीतने के लिए अपने फियांसे को उसे उपहार में दे देता है जो कि उसका चाल होता है। अब लड़की देखकर तो लॉर्ड एक ही बार में फिसल जाता है और उसे अपना लेता है और इसके बाद वो अपनी असीम शक्तियां उसे सिखाने के लिए भी मान जाता है जो कि सौतेला भाई पहले से चाहता था। इसके बाद वो लीडर के सिखाए हुए सभी शक्तियों का अच्छी तरीके से पालन करता है और थोड़े ही समय में वो लॉर्ड से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। जैसे ही वहाँ के एक इंसान को इसके बारे में पता चलता है वो अपने मालिक को इसके बारे में बताने के लिए जाता है, लेकिन उससे पहले ही सौतेला भाई उसे जान से मारकर खत्म कर देता है। इसके बाद वो अपनी दूसरी चाल के साथ अपने लॉर्ड के पास जाता है और धोखे से उसके पास काला धुआं छोड़ते हुए अपने फियांसे से उस पे हमला करने के लिए कह देता है। हमले की वजह से वो कमजोर हो जाता है और फिर वो जब सौतेले भाई को जान से मारने वाला होता है तब उसे पता चलता है कि सौतेला भाई तो उससे भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, इसलिए सौतेला भाई उसे आसानी से हरा देता है और फिर वो शैतानी संप्रदाय का नया लीडर बन जाता है। अब ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है, इसलिए कोई भी इसके साथ युद्ध करना नहीं चाहता था और सभी लोग उसी संप्रदाय का नया लीडर भी मान लेते हैं। अब अगले सीन में हम उसी कंपटीशन को देखते हैं जो कि लास्ट टाइम अधूरी रह गई थी, इसलिए ये कंपटीशन एक बार फिर से आयोजित होता है जहाँ पे इस बार 9 प्रमुख परिवारों के लोग आए होते हैं और सभी एक साथ एक बार फिर से सौतेले भाई को देखते हैं जो कि वो देखते हैं कि वो शैतानी समूह से आया हुआ है। लेकिन फिर भी उसे देखने के बाद लू फैन को जरा से भी डर नहीं लगता है क्योंकि उसे पता होता है कि चाहे वो कितनी भी शक्तियां हासिल क्यों ना कर ले लेकिन फिर भी वो उसके सामने कमजोर ही है। लेकिन जो सीनियर सिस्टर होती है वो सौतेले भाई को यहाँ पे देखती है तब उससे पूछती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तब वो बताता है कि उसने अपने लीडर को जान से मार डाला है और वो इसकी जगह पे यहाँ पे आया है और अब उसका बस एक ही लक्ष्य है कि वो लिन फैन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। ये सुनकर लिन फैन भी कह देता है कि वो कमजोर नहीं है और बातों बातों में ही पहला कंपटीशन इन दोनों के बीच में ही स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे लगभग सभी लोग सौतेले भाई को ही सपोर्ट कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने लिन फैन को इससे पहले युद्ध करते हुए नहीं देखा था। लेकिन लिन फैन भी अपने भाई को छोड़ने का एक भी मौका नहीं देता है क्योंकि उसे पता था कि उसके पिता की जान इसी ने ली थी, इसलिए वो भी सोच लेता है कि इस बार वो अपने छोटे भाई को खत्म करके ही रहेगा। ये सुनकर सौतेला भाई अपने आप को और भी ज्यादा ताकतवर दिखाने के लिए पास खड़े एक इंसान के पास बस थोड़ा सा मैसेज करता है और उसकी ऊर्जा सोखते हुए इसे जान से मार डालता है, जिसे देखकर सीनियर सिस्टर को लू फैन के लिए काफी ज्यादा चिंता होने लगती है और तभी सौतेला भाई लिन फैन पे हमला भी कर देता है। लेकिन लिन फैन उसके हमले को आसानी से खत्म करने लगता है। वो थोड़ी देर तक उसके सामने खड़ा रहता है लेकिन फिर से वो उसके हमले को अपने ऊपर हावी नहीं देता है, वो अपने हथेली वाले मैजिक से उसे हरा देता है। लोगों ने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया होता है कि वो कुछ ऐसा नजारा देखेंगे, इसलिए जैसे वो सौतेले भाई को हारते हुए देखते हैं वो लू फैन को सपोर्ट करने लगते हैं जो कि सौतेले भाई को अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए वो इस बार आसपास के जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं वो उनकी शक्तियां सोखने लगता है। वो ये नहीं देखता है कि कौन उसके अपने हैं, कौन उसे सपोर्ट कर रहे हैं, कौन उसे सपोर्ट नहीं करते हैं, वो सभी लोगों की शक्तियां सोख लेता है जिससे सभी लोग काफी ज्यादा कमजोर हो जाते हैं और इसके बाद वो अपनी शक्तियों को मिलाने के बाद लिन फैन पे हमला करता है। लिन फैन इस समय उसकी शक्तियों के सामने बेबस होता है और वो अपने आप को भी उसके जाल से बचा नहीं पा रहा होता है और ये देखकर उसके सपोर्ट करने वाले लोग उसके लिए काफी ज्यादा वरीड हो रहे होते हैं। अब लिन फैन अपने आप को जीत हासिल करने के लिए अपने दिमाग को फिर से शांत करता है और अपनी शक्तियों को एक साथ में लाने लगता है। शक्तियां पास में लाते ही वो जादुई बेल बना देता है ताकि वो अपनी
सुरक्षा कर सके। और जैसे जादुई बेल आता है वो अपने सौतेले भाई पे हमला करने के लिए भी वो बुद्धा फार्म टेक्निक मैसी का यूज करता है और दोनों तरफ से अपने सौतेले भाई को कवर कर देता है, जिस वजह से उसकी शक्तियां कमजोर पड़ने लगती हैं और फिर वो हाथों से उसे मसल देता है। ऐसा करने से उसकी बॉडी टुकड़ों में बिखर जाती है और हवा में मिल जाती है और इस तरीके से वो अपने सौतेले भाई के जाल से सभी को रिहा कर देता है और लास्ट में अपने मास्टर का शुक्रिया अदा करता है जो मास्टर ने उसे ऐसी अद्भुत शक्तियां सिखाई और इस सिंपेस ड्रामे का देन हो सकता है। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसे मास्टर वैसे ऐसे गुरु होते हैं तो क्या आप उन्हें कभी छोड़ते या फिर उनका साथ हमेशा पाने की कोशिश करते? मुझे कमेंट में जरूर बताना। ये कहानी आपको कैसी लगी, कहानी की एंडिंग कैसी थी, आपके अकॉर्डिंग कहानी का एंड कैसे होना चाहिए था, ये सारी बातें कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और हो सके वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो पे हाइप भी जरूर करना।